दोस्तों, आज हम आपको बोलने वाली बकरी और इंसान के बच्चे की कहानी सुनाने वाले हैं। बकरी ने गांव वालों के सामने बोलना शुरू कर दिया और बच्चे के साथ क्या किया। आइए सुनते हैं ये कहानी। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबाएं। पुराने वक्त की बात है। एक गांव हुआ करता था जिसका नाम था खेतपुर। खेतपुर कोई बहुत बड़ा गांव नहीं था, बस एक छोटा सा, अपनी ही धुन में रहने वाला गांव था। गांव का नक्शा कुछ ऐसा था जैसे हरी भरी धरती पर मिट्टी के घरों की कतारें सजी हों। कच्ची गलियां थीं, जिनमें बारिश के दिनों में तो घुटनों तक कीचड़ भर जाता था, लेकिन गर्मियों में जब हवा चलती तो धूल के बवंडर ऐसे उड़ते जैसे पूरा गांव धुंध में खो गया हो। हर गली के मोड़ पर या तो नीम का घना पेड़ था या पीपल का पुराना दरख्त, जिसकी छांव तले गांव के बुजुर्ग बैठकर हुक्का पीते और दुनिया जहान की बातें करते। हुक्के की गुड़गुड़ाहट के बीच कभी किसी की हंसी गूंजती तो कभी किसी की गंभीर बातें। वहीं पास में बच्चे मिट्टी में सने हुए खेलते रहते। खेतपुर की आबादी ज्यादा नहीं थी, सब एक दूसरे को जानते थे, पहचानते थे। यहाँ हर शख्स दूसरे की जिंदगी की खबर रखता था। अगर किसी के घर में खुशी आए तो पूरा गांव खुश होता, और अगर किसी के घर दुख हो तो हर घर का चूल्हा ठंडा रहता। लेकिन दोस्तों, इसी भाईचारे और मोहब्बत के बीच कुछ दिलों में जलन और नफरत भी पल रही थी, जो वक्त आने पर अपना रंग दिखाने वाली थी। गांव के बिल्कुल किनारे पर, जहां मिट्टी की दीवारें थोड़ी ऊंची थीं और शोर शराबा कम था, वहां एक छोटा सा मगर बेहद साफ सुथरा घर था। यह घर था चांदनी का। घर में घुसते ही एक छोटा सा आंगन था, जिसे चांदनी गोबर से लीपती थी। आंगन से लगी हुई एक छोटी सी रसोई थी, जहां से चूल्हे के जलने की सौंधी खुशबू आती थी। मिट्टी की दीवारों पर छूने की सफेदी पुती हुई थी, जो हर साल बारिश में थोड़ी धुंधली हो जाती, मगर चांदनी उसे फिर से चमका देती। आंगन के बीचों बीच एक पुराना अमरूद का पेड़ था, और एक कोने में लकड़ी की एक पुरानी चौकी रखी रहती थी। वहीं पास में एक मिट्टी का घड़ा हमेशा ठंडे पानी से भरा रहता, जिसे ढककर रखा जाता था। इस छोटे से घर में सिर्फ दो ही जान रहती थीं, एक चांदनी और दूसरी उसकी बूढ़ी दादी। चांदनी 22 साल की एक बेहद खूबसूरत लड़की थी। उसके काले लंबे बाल कमर तक आते थे, रंग दूध जैसा साफ, और बड़ी बड़ी काली आंखें, जिनमें हमेशा एक अजीब सी खामोशी और गहराई छिपी रहती थी। उसके चेहरे पर वो चमक थी जो गांव की औरतों में कम ही देखने को मिलती थी। लोग कहते थे कि चांदनी को देख लो तो दिन भर की थकान उतर जाए। लेकिन चांदनी सिर्फ खूबसूरत ही नहीं थी, वो बेहद समझदार भी थी। उसका बात करने का तरीका धीमा था, चाल में एक सलीका था, और हर काम में संजीदगी थी। गांव के कई जवान लड़के उस पर जान छिड़कते थे, मगर चांदनी ने कभी किसी की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। उसकी दादी, जो अब काफी बूढ़ी हो चुकी थीं, घर की मुखिया थीं। उनकी कमर थोड़ी झुक गई थी और चेहरे पर झुर्रियों का जाल था, लेकिन उनकी जुबान और इरादे अब भी मजबूत थे। वो अक्सर चांदनी को पास बैठाकर समझाती, बेटी, इस दुनिया में औरत की असली दौलत उसकी इज्जत होती है। पैसा, रूप, रंग सब ढल जाता है, मगर इज्जत अगर एक बार चली जाए तो इंसान खाली हो जाता है। चांदनी दादी की हर बात को ध्यान से सुनती थी। चांदनी के माँ बाप बचपन में ही एक बीमारी में चल बसे थे। तब से दादी ने ही उसे पाल पोसकर बड़ा किया था। लेकिन दोस्तों, इस घर में एक तीसरा सदस्य भी था, जो इंसान नहीं था। वो थी रोशनी बकरी। रोशनी कोई आम जानवर नहीं, बल्कि एक बेहद खूबसूरत, दूध जैसी सफेद बकरी थी। उसका नाम रोशनी इसलिए रखा गया था क्योंकि उसका रंग साफ और चमकदार था। रोशनी बचपन से ही चांदनी के साथ थी। जब चांदनी छोटी थी, तब उसके पिता ने एक नन्ही सी मेमना लाकर दी थी। चांदनी ने उसे अपने हाथों से दूध पिलाया, उसे अपनी गोद में खिलाया, और देखते ही देखते रोशनी बड़ी हो गई। गांव वाले अक्सर मजाक उड़ाते थे। वो कहते, अरे देखो, चांदनी और उसकी दुम जा रही है, क्योंकि चांदनी जहां भी जाती, रोशनी उसके पीछे पीछे चलती। अगर चांदनी कुएं से पानी भरने जाती, तो रोशनी रस्सी के पास खड़ी होकर उसका इंतजार करती। अगर चांदनी जंगल से लकड़ियां बीनने जाती, तो रोशनी उसके साथ साथ झाड़ियों में चलती। हद तो तब हो जाती जब चांदनी रसोई में खाना बनाती, तो रोशनी रसोई के दरवाजे पर बैठकर उसे ऐसे देखती जैसे वो भी खाना बनाना सीख रही हो। रोशनी में एक अजीब बात थी, वो बाकी बकरियों की तरह बेवजह नहीं चिल्लाती थी।
उसकी आंखों में एक ऐसी समझदारी थी जो ज्यादातर जानवरों में नहीं होती। जब चांदनी उदास होती तो रोशनी उसके पास आती और अपना सिर चांदनी के घुटनों पर रख देती। कभी कभी तो वो अपनी अगली टांगें उठाकर चांदनी के कंधे पर रख देती, जैसे उसे गले लगा रही हो। चांदनी उससे घंटों बातें करती। रोशनी, आज मेरा दिल घबरा रहा है, चांदनी कहती। और रोशनी जवाब में एक धीमी सी आवाज निकालती, मैं। गांव की जवान लड़कियां अक्सर चांदनी को छेड़ती। क्यों री चांदनी, तेरी ये बकरी तो इंसानों की तरह सुनती है, कहीं ये बोलती तो नहीं। सब हंस पड़ते। चांदनी भी मुस्कुरा देती, लेकिन चांदनी के दिल के किसी कोने में एक वहम था। उसे कई बार महसूस होता कि रोशनी उसे कुछ समझाने की कोशिश कर रही है, बस उसके पास लफ्ज नहीं है। एक शाम का किस्सा है जिसने चांदनी को हिलाकर रख दिया था। सूरज ढल चुका था और आसमान में लालिमा छाई हुई थी। दादी कोरों में खांस रही थी और चांदनी आंगन में बैठी सब्जी काट रही थी। रोशनी उसके ठीक सामने बैठी उसे गौर से देख रही थी। अचानक चांदनी की उंगली चाकू से थोड़ी कट गई। उसके मुंह से निकला, उई मां। तभी रोशनी एकदम से आगे बढ़ी। उसने चांदनी के हाथ को सूंघा और फिर उसकी तरफ देखकर एक बहुत ही अजीब आवाज निकाली। वो आवाज आम बकरी की मैं जैसी नहीं थी। वो आवाज कुछ भारी और लंबी थी, जैसे कोई गले से अह अम अम्मा कहने की कोशिश कर रहा हो। चांदनी का हाथ हवा में ही रुक गया। सन्नाटा छा गया। उसने अपनी सांस रोककर रोशनी की तरफ देखा। रोशनी की आंखें उस वक्त बिल्कुल इंसानों जैसी लग रही थीं, गहरी और कुछ बताने के लिए बेचैन। चांदनी ने कांपती आवाज में पूछा, रोशनी, तूने कुछ कहा? रोशनी ने फिर अपना सिर हिलाया और एक लंबी सांस ली, लेकिन इस बार कोई आवाज नहीं आई। चांदनी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उस रात चांदनी को नींद नहीं आई। वो बार बार यही सोचती रही कि क्या यह मेरा वहम था या सच में कोई आवाज आई थी। उसे क्या पता था कि रोशनी की यह खामोशी आने वाले वक्त में एक बहुत बड़े तूफान को रोकने वाली दीवार बनने वाली थी। खेतपुर गांव के बीचों बीच, जहां पक्की गली थोड़ी चौड़ी हो जाती थी, वहां आसिफ का मकान था। आसिफ का घर देखने में अच्छा खासा था। पक्की ईंटों का बना हुआ, दरवाजे पर लोहे की मजबूत किवाड़ और आंगन में एक बड़ा सा नीम का पेड़, जिसकी छांव पूरे घर को ठंडा रखती थी। आसिफ गांव का एक मेहनती और इज्जतदार नौजवान था। वो सुबह सूरज निकलने से पहले उठता, अपने बैलों को लेकर खेतों में जाता और दोपहर तक पसीना बहाता। गांव में उसकी इज्जत थी, क्योंकि वो किसी से फालतू उलझता नहीं था और अपने काम से काम रखता था। आसिफ की शादी को 6 साल हो चुके थे। उसकी बीवी का नाम शाहीन था। शाहीन नाम तो प्यारा था, मगर उसके पास एक चीज की कमी थी। शाहीन दिखने में साधारण थी, मगर जब वो ब्याह कर आई थी तो उसके चेहरे पर एक सुकून था। शुरू शुरू में आसिफ और शाहीन की जिंदगी बहुत खुशहाल थी। शाम को जब आसिफ काम से लौटता तो दोनों नीम के पेड़ के नीचे बैठकर चाय पीते। शाहीन उसके लिए पकौड़े तलती और दोनों सपने बुनते। गांव की औरतें उन्हें देखकर कहती, भाई, क्या जोड़ी है, नजर ना लगे। मगर कहते हैं ना कि वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। शादी के 2 साल बीते, 3 साल बीते, फिर 4 और 5। शाहीन की गोद सूनी की सूनी रही। घर में बच्चों की किलकारियां गूंजने का इंतजार अब मायूसी में बदलने लगा था। गांव वाले, खास तौर पर औरतें, शाहीन को जीने नहीं देती थीं। वो जहां जाती, ताने उसका पीछा करते। अरे शाहीन, 6 साल हो गए, अब तक कोई खुशखबरी नहीं। कहीं बांझ तो नहीं है तू? आसिफ कब तक इंतजार करेगा? मर्द जात है, उसे तो औलाद चाहिए ही। ये बातें शाहीन के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतरती थीं। वो घर आकर रोती, तड़पती। उसने ना जाने कितने हकीमों की दवाइयां खाईं, मगर उसकी कोख नहीं भरी। शुरू में आसिफ उसे समझाता था, शाहीन, उदास मत हो। लेकिन धीरे धीरे आसिफ का सब्र भी टूटने लगा। उसके दोस्तों के घर में बच्चे थे जो उसे चाचा चाचा कहकर बुलाते। आसिफ जब उन्हें देखता तो उसका दिल बैठ जाता। अब आसिफ बदल चुका था। वो घर आता तो चिड़चिड़ा रहता। छोटी छोटी बात पर शाहीन पर चिल्लाने लगता। क्या फायदा इतनी मेहनत करने का शाहीन? किसके लिए कमा रहा हूं मैं? मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में। आसिफ चिल्लाता। शाहीन रोते हुए कहती, मेरा क्या कसूर है इसमें? मैं तो खुद तड़प रही हूं। कसूर मेरा है जो अब तक बैठा हूं। आसिफ ने एक रात साफ लफ्जों में कह दिया, मुझे औलाद चाहिए शाहीन, मुझे औलाद चाहिए।
अगर तुम मुझे औलाद नहीं दे सकती तो मुझे दूसरा रास्ता देखना पड़ेगा। उस रात शाहीन के अंदर कुछ टूट गया, लेकिन वो टूटा हुआ हिस्सा बिखरने के बजाय एक खतरनाक शक्ल लेने लगा। उसके आंसू सूख गए और उनकी जगह एक ठंडी नफरत ने ले ली। वो रात भर जागती रही और सोचती रही, अच्छा, तो अब औलाद के लिए ये दूसरी औरत लाएगा? मेरी 6 साल की देखभाल, मेरी मोहब्बत, सब बेकार, सिर्फ इसलिए कि मैं मां नहीं बन सकी। शाहीन के दिल में एक शैतान जाग उठा। उसने खुद से वादा किया, ठीक है आसिफ, तुम औलाद के लिए दूसरी शादी करोगे ना? करो। मैं भी देखती हूं कि उस दूसरी औरत की औलाद इस घर में कैसे पलती है। जो दुख मैं झेल रही हूं, वही आग मैं इस पूरे घर में लगा दूंगी। बाहर से शाहीन खामोश रही, मगर अंदर वो एक नागिन बन चुकी थी, जो बस डसने के मौके का इंतजार कर रही थी। गांव में चर्चा तेज हो गई कि आसिफ दूसरी शादी करने वाला है। कुछ लोग आसिफ के साथ में थे तो कुछ शाहीन के, लेकिन फैसला हो चुका था। आसिफ ने अपनी मां से बात की, रिश्तेदारों को मनाया और आखिरकार एक दिन वो रिश्ता लेकर चांदनी की दादी के घर पहुंच गया। उस दिन चांदनी की दादी आंगन में बैठी चावल साफ कर रही थी। चांदनी और रोशनी घर के पीछे वाले हिस्से में थे। दरवाजे पर दस्तक हुई। आसिफ अपने एक चाचा के साथ खड़ा था। आदाब अम्मा। आसिफ ने आदाब किया। दादी ने देखा। आदाब बेटा, कहो, कैसे आना हुआ? आसिफ थोड़ा झिझका, फिर हिम्मत करके बोला, अम्मा, मैं कोई बात घुमा फिरा कर नहीं कहूंगा। आप जानती हैं मेरे हालात। घर में सब कुछ है, मगर औलाद नहीं। मैं आपकी पोती चांदनी का हाथ मांगने आया हूं। दादी के हाथ रुक गए। चावल की थाली एक तरफ रखकर वो बोली, आसिफ बेटा, तेरी बीवी शाहीन जिंदा है और तू दूसरी शादी की बात कर रहा है। क्या वो राजी है? और मेरी फूल जैसी पोती सौतन के घर जाकर कैसे खुश रहेगी? आसिफ ने यकीन दिलाते हुए कहा, अम्मा, शाहीन को मैंने समझा दिया है। उसे कोई ऐतराज नहीं, और मैं वादा करता हूं कि चांदनी को किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। आप बस हाँ कर दीजिए। चांदनी की उम्र भी हो रही है, और आपके बाद उसका कौन है? दादी की दुखती रग पर आसिफ ने हाथ रख दिया था। दादी जानती थीं कि वो आज हैं, कल नहीं। चांदनी अकेली रह जाएगी। काफी सोच विचार और गांव के कुछ बड़ों से सलाह लेने के बाद दादी ने भारी मन से हाँ कर दी। जब चांदनी को यह बात पता चली तो वो चुप रह गई। ना उसने हाँ कहा, ना, ना। बस उसकी आंखों से दो आंसू गिरे। वो जानती थी कि गरीब लड़कियों के पास चुनने का ज्यादा मौका नहीं होता। शादी का दिन तय हो गया। बहुत धूमधाम नहीं हुई, बस सादगी से शादी हुई। चांदनी लाल जोड़े में सजी हुई थी, मगर उसके चेहरे पर दुल्हन वाली खुशी नहीं, एक अजीब सा डर था। पूरा गांव इकट्ठा था, ये देखने के लिए कि सौतन के घर जाने वाली दुल्हन कैसी लग रही है। लेकिन इस शादी में एक नजारा ऐसा था जिसने सबको चौंका दिया। जब चांदनी आसिफ के साथ अपने नए घर के लिए निकली, तो एक अजीब बात हुई। चांदनी आगे चल रही थी और उसके पीछे पीछे उसकी सफेद बकरी रोशनी भी चल पड़ी। लोगों ने उसे भगाने की कोशिश की। हट, हट, जा यहां से। लेकिन रोशनी टस से मस नहीं हुई। उसने अपने सींग झुका लिए और गुर्राने लगी। चांदनी ने पलटकर देखा और आसिफ से कहा, ये मेरी दोस्त है, मेरी जान है। ये मेरे बिना नहीं रहेगी और मैं इसके बिना नहीं जी पाऊंगी। अगर मैं जा रही हूं तो रोशनी भी मेरे साथ जाएगी। आसिफ ने पहले तो माथा सिकोड़ा, फिर सोचा कि चलो, जानवर ही तो है, आंगन में पड़ी रहेगी। उसने हाँ कर दी। गांव वाले हंसने लगे। लो भाई, दुल्हन के साथ दहेज में बकरी भी जा रही है। हंसी ठिठोली के बीच चांदनी अपने नए घर यानी आसिफ के घर में दाखिल हुई। जैसे ही चांदनी ने आसिफ के घर की दहलीज पार की, सामने शाहीन खड़ी थी। शाहीन ने एक नई साड़ी पहन रखी थी और होठों पर मुस्कान सजा रखी थी। उसने आगे बढ़कर चांदनी का इस्तकबाल किया। आओ बहन, तुम्हारा ही घर है, शाहीन ने कहा। उसकी आवाज में शहद था, लेकिन उसकी आंखों में खंजर। चांदनी तो भोली थी, वो शाहीन की मुस्कान को सच मान बैठी। लेकिन रोशनी रोशनी ने जैसे ही शाहीन को देखा, वो वहीं दरवाजे पर रुक गई। उसके कान खड़े हो गए। रोशनी ने शाहीन की आंखों में वो देख लिया था जो चांदनी नहीं देख पाई थी। रोशनी ने एक दबी हुई आवाज में मैं किया, जैसे चांदनी को कह रही हो, ध्यान रखना, ये जगह महफूज नहीं है। शाहीन की नजर जब बकरी पर पड़ी तो उसकी त्योरियां चढ़ गईं। ये जानवर भी साथ रहेगा? शाहीन ने आसिफ से पूछा। हाँ, चांदनी की जिद थी,
आंगन में पड़ी रहेगी। तुम्हें क्या दिक्कत है? आसिफ ने लापरवाही से कहा। शाहीन चुप हो गई, लेकिन उसने मन ही मन सोच लिया, चांदनी तो मेरी सौतन है ही, अब ये जानवर भी मेरे घर में राज करेगा। देख लूंगी दोनों को। शुरुआती दिन अजीब तरह से बीते। चांदनी घर के काम में शाहीन का हाथ बंटाने लगी। आसिफ चांदनी का बहुत ख्याल रखता था। वो चांदनी के लिए शहर से नई चूड़ियां लाता, उसके खाने की तारीफ करता। चांदनी, तुम्हारे हाथ में तो जादू है, क्या सब्जी बनाई है? आसिफ खाना खाते हुए कहता। शाहीन पास बैठी रोटियां सेक रही होती। ये सुनती तो उसका कलेजा जल जाता। हर तारीफ उसके लिए एक तमाचे जैसी थी। पहले आसिफ उसकी तारीफ करता था, अब उसे नजरअंदाज कर देता था। रोशनी हमेशा चांदनी के आसपास रहती। जब चांदनी आंगन में कपड़े धोती तो रोशनी पास बैठी रहती। जब चांदनी सोती तो रोशनी उसके पलंग के नीचे सोती। शाहीन को यह बात खटकती थी। उसे लगता था कि यह बकरी उस पर नजर रख रही है, और सच बात तो यह थी कि रोशनी सच में उस पर नजर रख रही थी। जब भी शाहीन चांदनी के लिए पानी या खाना लाती, रोशनी पहले उसे सूंघती, फिर चांदनी को खाने देती। शाहीन यह देखती तो दांत पीस कर रह जाती। एक दोपहर की बात है। चांदनी अपने कमरे में आराम कर रही थी। आसिफ खेतों पर गया था। शाहीन रसोई में थी। उसने देखा कि चांदनी गहरी नींद में है। शाहीन ने एक भारी पत्थर उठाया और दबे पांव चांदनी के कमरे की तरफ बढ़ी। उसके दिमाग में खून सवार था। वो सोच रही थी कि अगर चांदनी का पैर फिसल जाए या उसे कोई चोट लग जाए तो शायद आसिफ का ध्यान उस पर से हट जाए। जैसे ही शाहीन दरवाजे पर पहुंची, उसे एक जोर का धक्का लगा। वो संभल नहीं पाई और धड़ाम से गिर पड़ी। उसने पलट कर देखा तो रोशनी वहां खड़ी थी। रोशनी ने अपनी पूरी ताकत से शाहीन को अपने सींगों से धक्का दिया था। शाहीन गुस्से से चीखी, हरामखोर जानवर, तेरी इतनी हिम्मत! वो उठी और बकरी को मारने के लिए डंडा उठाने दौड़ी, लेकिन रोशनी डरी नहीं। वो अपनी जगह पर अड़ी रही। उसके नथुने फूल रहे थे और वो शाहीन की आंखों में आंखें डालकर ऐसे घूर रही थी जैसे कह रही हो, खबरदार जो उसे हाथ भी लगाया। शोर सुनकर चांदनी जाग गई। वो बाहर आई। क्या हुआ? क्या हुआ बाजी? शाहीन ने तुरंत अपना पैंतरा बदला। उसने रोनी सूरत बनाकर कहा, देख चांदनी, तेरी इस बकरी ने मुझे मार गिराया। मैं तो बस तुझे उठाने आ रही थी। ये जानवर पागल हो गया है। चांदनी ने रोशनी को डांटा। रोशनी, हट जा, ये क्या बदतमीजी है? रोशनी ने चांदनी की तरफ देखा। उसकी आंखों में बेबसी थी। वो बता नहीं सकती थी। चांदनी ने रोशनी को कोने में बांध दिया और शाहीन से माफी मांगी। शाहीन ने माफ तो कर दिया, लेकिन उस दिन उसने अपने आप से वादा कर लिया, पहले इस बकरी का इंतजाम करना होगा, फिर चांदनी का नंबर आएगा। आसिफ और चांदनी की जिंदगी आगे बढ़ रही थी, लेकिन घर की चार दीवारी के अंदर एक खामोश जंग शुरू हो चुकी थी। एक तरफ चांदनी और उसकी वफादार बकरी रोशनी थी, और दूसरी तरफ जलती हुई शाहीन और उसकी नफरत। कुछ महीने और गुजरे, और फिर वो खबर आई जिसका आसिफ को सालों से इंतजार था। चांदनी की तबीयत खराब हुई। दादी को बुलाया गया और पता चला कि चांदनी मां बनने वाली है। आसिफ की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने पूरे गांव में मिठाई बांटी। मैं बाप बनने वाला हूं, मेरे घर औलाद आने वाली है। वो पागलों की तरह खुश था। लेकिन उसी घर के दूसरे कोने में शाहीन अंधेरे कमरे में बैठी थी। उसकी आंखों से आंसू नहीं, अंगारे निकल रहे थे। बच्चा, चांदनी का बच्चा, आसिफ की औलाद। वो बड़बड़ाई। उसने दीवार पर लटके आईने में अपना चेहरा देखा। नहीं, इस घर में अगर बच्चे की किलकारी गूंजेगी तो वो मेरी होगी, वरना किसी की नहीं। चांदनी का बच्चा कभी इस दुनिया की रोशनी नहीं देख पाएगा। वक्त अपनी रफ्तार से गुजर रहा था। खेतपुर गांव में मौसम बदल रहे थे। गर्मियां जा रही थीं और हल्की गुलाबी ठंड दस्तक दे रही थी। चांदनी का पेट अब दिखाई देने लगा था। उसके अंदर एक नन्ही जान पल रही थी। आसिफ की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। वो खेत से काम करके लौटता तो सीधा चांदनी के पास आता। चांदनी, आज कैसा लग रहा है? हमारे बच्चे ने लात मारी? वो चांदनी के पेट पर कान लगाकर सुनने की कोशिश करता। चांदनी शर्मा जाती। अजी हटो, कोई देख लेगा। आसिफ हंसता। देखने दो, मेरा बच्चा है, मेरी औलाद है। इस पूरी तस्वीर को दूर खड़ी शाहीन देखती रहती। वो रसोई की आड़ में खड़ी होती, हाथ में चमचा या चिमटा होता, जिसे वो इतनी जोर से भींचती कि उसकी उंगलियां लाल पड़ जाती। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, बस एक वीरान रेगिस्तान था जहां सिर्फ नफरत के नाग पल रहे थे।
वो मन ही मन कहती, हंस ले आसिफ, जितना हंसना है हंस ले। ये हंसी ज्यादा दिन की नहीं है। जिस औलाद के लिए तू मुझे भूल गया, उस औलाद को मैं तेरी गोद में खेलने नहीं दूंगी। लेकिन दोस्तों, शाहीन के इन खतरनाक इरादों के बीच एक दीवार थी, और वो दीवार थी रोशनी। जैसे जैसे चांदनी का वक्त करीब आ रहा था, रोशनी यानी वो सफेद बकरी चांदनी की परछाई जैसी बन गई थी। पहले तो वो सिर्फ पीछे पीछे चलती थी, लेकिन अब तो उसने चांदनी को अकेला छोड़ना ही बंद कर दिया था। रात को जब चांदनी सोती, तो रोशनी उसके पलंग के ठीक नीचे बैठती। अगर चांदनी करवट भी बदलती, तो रोशनी के कान खड़े हो जाते। रोशनी देखती थी कि जब भी चांदनी सोती है या अकेली होती है, शाहीन दबे पांव उसके कमरे के आसपास मंडराती है। शाहीन की चाल में जो चोर था, वो रोशनी ने पकड़ लिया था। कई बार ऐसा हुआ कि शाहीन चांदनी के लिए दूध का गिलास लाई। ले बहन, दूध पी ले, ताकत आएगी, शाहीन कहती। चांदनी जैसे ही गिलास उठाने लगती, रोशनी जोर से रंभाती और अपना सिर मारकर गिलास गिरा देती। धत, पागल जानवर, शाहीन चिल्लाती। देख चांदनी, इसने सारा दूध गिरा दिया। कितना महंगा दूध था। चांदनी रोशनी को डांटती। तू ऐसा क्यों करती है रोशनी? लेकिन रोशनी चुपचाप खड़ी रहती। उसे पता था कि उस दूध में क्या मिलाया गया था। वो बेजुबान थी, बोल नहीं सकती थी, लेकिन वो अपनी चांदनी को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। आखिरकार वो रात आ ही गई, जिसका सबको इंतजार था। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। बादल गरज रहा था। बिजली कड़क रही थी। चांदनी दर्द से तड़प रही थी। घर में गांव की दाई आई हुई थी। दादी घबराई हुई बैठी थी। आसिफ बाहर आंगन में बेचैनी से टहल रहा था। कभी वो बारिश में भीगता, कभी अंदर झांकने की कोशिश करता। और शाहीन शाहीन कोने में खड़ी एक बुझी हुई मोमबत्ती की तरह सबको देख रही थी। वो ये सोच रही थी कि यह बच्चा मरा हुआ पैदा हो, या चांदनी ही न बचे। काफी देर की चीख पुकार और दर्द के बाद अचानक एक बच्चे की रोने की आवाज गूंजी। ऊं, ऊं। वो आवाज बारिश के शोर को चीरती हुई आसिफ के कानों तक पहुंची। दाई बाहर आई, चेहरे पर मुस्कान थी। मुबारक हो आसिफ, बेटा हुआ है। बिल्कुल चांद जैसा बेटा। आसिफ खुशी के मारे पागल हो गया। वो अंदर दौड़ा। उसने देखा चांदनी पसीने में लथपथ लेटी थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक सुकून था। और उसकी बगल में पुराने कपड़ों में लिपटा हुआ एक नन्हा सा गुलाबी रंग का बच्चा अपनी मुट्ठियां भींचे रो रहा था। आसिफ ने उसे गोद में उठाया। उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। मेरा बेटा, मेरा बच्चा। उसने बच्चे के माथे को चूमा। मैं इसका नाम जमन रखूंगा। जमन के पैदा होते ही घर का नक्शा बदल गया। अब घर के कोने में जमन की किलकारियां या उसके रोने की आवाज गूंजती। आसिफ अब खेतों पर कम जाता और जमन के पालने के पास ज्यादा बैठा रहता। वो उसे घंटों निहारता रहता। देखो चांदनी, इसकी नाक मुझ पर गई है ना? नहीं, आंखें तो मेरी दादी जैसी हैं, चांदनी हंसती। उन दोनों की खुशियों के बीच शाहीन बिल्कुल गायब हो गई थी। अब आसिफ उसे शाहीन कहकर भी नहीं बुलाता था। अगर बुलाता भी तो काम के लिए। अरे सुनती हो, जमन के लिए गर्म पानी कर दो, या जमन के कपड़े धो दिए। शाहीन नौकरानी बनकर रह गई थी। रोशनी, वो वफादार बकरी, जमन से उतना ही प्यार करने लगी थी जितना चांदनी से। जब जमन पालने में सोता, तो रोशनी पालने के नीचे बैठ जाती। अगर जमन रोता, तो रोशनी फौरन चांदनी के पास जाकर उसे अपनी थूथन से धक्का देती, जैसे कह रही हो, जाओ, बच्चा रो रहा है। कुछ महीने खुशी खुशी बीते। जमन थोड़ा बड़ा होने लगा। वो अब हाथ पैर मारने लगा था और लोगों को पहचान कर मुस्कुराने लगा था। लेकिन शाहीन का गुस्सा अब जवाब दे चुका था। वो अब और इंतजार नहीं कर सकती थी। एक दिन शाम को आसिफ ने चांदनी से कहा, चांदनी, कल मुझे शहर जाना होगा। मंडी में अनाज बेचना है और जमन के लिए कुछ नए कपड़े और खिलौने भी लाने हैं। शायद मुझे आने में 1-2 दिन लग जाएं। चांदनी ने कहा, ठीक है, आप फिक्र मत करना, मैं और दादी है ना। आसिफ ने शाहीन की तरफ देखा, जो वहां झाड़ू लगा रही थी। शाहीन, मैं जा रहा हूं। चांदनी अकेली रहेगी। तुम घर का और जमन का ख्याल रखना, आसिफ ने कहा। शाहीन ने सिर उठाया और एक फीकी मुस्कान दी। आप बेफिक्र रहें, जमन मेरे भी तो बच्चे जैसा है। आसिफ को क्या पता था कि वो अपनी भेड़ को एक भेड़िए के हवाले करके जा रहा है। आसिफ के जाने के बाद उस रात हवेली में अजीब सा सन्नाटा था। हवाएं साएं साएं कर रही थीं।
दादी अपनी कोठरी में सो चुकी थी। चांदनी ने जमन को दूध पिलाया, उसे थपकी देकर सुलाया और खुद भी उसके बगल में लेट गई। रोशनी हमेशा की तरह कमरे के दरवाजे के पास बैठी थी, ऊँघ रही थी। रात गहरी होती गई। गांव के कुत्ते भौंकना बंद कर चुके थे। हर तरफ बस खामोशी थी। तभी शाहीन अपने कमरे से निकली। उसने काले रंग की शॉल ओढ़ रखी थी। उसके पैर नंगे थे ताकि आवाज ना हो। वो धीरे धीरे बिल्ली की तरह दबे पांव चांदनी के कमरे की तरफ बढ़ी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, डर से नहीं, बल्कि उस खौफनाक खुशी से जो उसे मिलने वाली थी। आज आज ये किस्सा खत्म हो जाएगा। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। जब जमन ही नहीं रहेगा तो आसिफ फिर से मेरा हो जाएगा। वो आलिया के कमरे के दरवाजे पर पहुंची। दरवाजा हल्का सा खुला था। उसने अंदर झांका। आलिया गहरी नींद में थी और जमन उसकी बगल में रजाई में लिपटा हुआ सो रहा था। निम्मरा ने एक नजर दरवाजे के पास बैठी रोशनी पर डाली। रोशनी सो रही थी। उसका सिर जमीन पर टिका था और आंखें बंद थीं। निम्मरा ने राहत की सांस ली। अच्छा है, ये मनहूस जानवर भी सो रहा है। निम्रा अंदर दाखिल हुई। उसने बहुत सावधानी से, बिना आलिया को जगाए, नन्हे जमन को उठाया। बच्चा नींद में था। उसने जरा सी भी हरकत नहीं की। निम्रा ने उसे अपनी शॉल के अंदर छिपाया और उल्टे पांव बाहर निकल गई। सब कुछ इतना शांति से हुआ कि आलिया की नींद नहीं टूटी। लेकिन रोशनी सो नहीं रही थी। जानवर इंसानों की तरह नहीं सोते। जैसे ही निम्रा की गंध रोशनी की नाक तक पहुंची, उसकी आंखें खुल गई थीं। उसने अपनी कनखी से देखा कि निम्रा बच्चे को लेकर बाहर जा रही है। रोशनी एकदम से खड़ी नहीं हुई। वो जानती थी कि अगर उसने अभी आवाज की तो निम्रा बच्चे को नुकसान पहुंचा सकती है या कोई बहाना बना देगी। जैसे ही निम्रा आंगन पार करके दरवाजे से बाहर निकली, रोशनी दबे पांव उसके पीछे चल पड़ी। बाहर अंधेरा था। चांद बादलों में छिपा हुआ था। निम्रा गांव के कच्चे रास्तों से होती हुई खेतों की तरफ बढ़ी। उसके कदम तेज थे। वो गांव से दूर, बहुत दूर जाना चाहती थी। रोशनी एक साए की तरह उसके पीछे थी। वो झाड़ियों की आड़ लेकर चल रही थी ताकि निम्रा उसे देख न ले। निम्रा चलते चलते गांव के बाहर वाले घने जंगल के पास पहुंच गई। ये वो जगह थी जहां दिन में भी लोग जाने से डरते थे। बड़े बड़े पेड़, झाड़ियां और जंगली जानवरों का डर। निम्रा जंगल के थोड़ा अंदर गई। वहां एक पुराना सूखा हुआ कुआं और कुछ घनी झाड़ियां थीं। वो रुकी। उसने जमन को जमीन पर लिटाया। बच्चा ठंड की वजह से थोड़ा कुलबुलाया और रोने ही वाला था कि निम्रा ने उसके मुंह पर हल्का सा हाथ रख दिया। चुप, बिल्कुल चुप, वो गुर्राई। उसने आसपास देखा। उसे एक जगह की मिट्टी थोड़ी नरम लगी। उसने एक नुकीला पत्थर उठाया और वहां गड्ढा खोदना शुरू किया। रोशनी एक पेड़ के पीछे छिपी यह सब देख रही थी। उसका दिल तो वो बुरी तरह तड़प रहा था। वो रंभाना चाहती थी, गांव वालों को बुलाना चाहती थी, लेकिन यहां जंगल में उसकी आवाज कौन गांव वाला सुनता। निमरा ने ज्यादा गहरा गड्ढा नहीं खोदा। उसका मकसद बच्चे को मारना नहीं, बल्कि उसे गायब करना था, ताकि जंगली जानवर उसे खा जाएं या वो ठंड और भूख से मर जाए। उसने जमन को उस छोटे से गड्ढे में रखा और ऊपर से ढेर सारे सूखे पत्ते, टहनियां और थोड़ी मिट्टी डाल दी। उसने ऐसा इंतजाम किया कि बच्चा सांस ले सके, लेकिन बाहर ना निकल सके और किसी को दिखाई ना दे। जमन, निम्रा ने ठंडी आवाज में कहा, तेरी मां को लगता था वो जीत गई। अब देखेगी वो मेरा खेल। अपना काम पूरा करके निम्रा ने अपने हाथ झाड़े और वापस गांव की तरफ चल दी। उसके चेहरे पर एक शैतानी सुकून था। जैसे ही निम्रा आंखों से ओझल हुई, रोशनी उस झाड़ी से बाहर निकली। वो दौड़कर उस गड्ढे के पास गई। उसने अपने अगले पैरों से तेजी से मिट्टी और पत्ते हटाना शुरू किया। मैं वो दर्द भरी आवाज में रंभा रही थी। मिट्टी हटी और नीचे नन्हा जमन दिखाई दिया। वो अब जोर जोर से रो रहा था। उसकी आवाज जंगल के सन्नाटे को तोड़ रही थी। रोशनी ने उसे सूंघा। बच्चा ठीक था, बस डरा हुआ था। अब रोशनी के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी। वो एक बकरी थी। उसके पास हाथ नहीं थे कि वो बच्चे को गोद में उठा ले। वो उसे कैसे ले जाए? अगर वो उसे यहां छोड़ती और गांव वालों को बुलाने जाती, तो पीछे से कोई भेड़िया या सियार बच्चे को ले जाता। रोशनी ने अपनी अक्ल दौड़ाई। जमन एक मोटे कपड़े में लिपटा हुआ था, जिसके ऊपर एक गांठ लगी हुई थी। रोशनी ने उस गांठ को अपने मजबूत दांतों के बीच दबाया। उसने अपनी गर्दन को ऊपर खींचा। बच्चा थोड़ा भारी था,
लेकिन रोशनी ने हार नहीं मानी। वो उसे जमीन से थोड़ा ऊपर उठाकर नहीं ले जा सकती थी, इसलिए उसने उसे धीरे धीरे उठाना शुरू किया। ये बहुत मुश्किल था। जमन रो रहा था। रोशनी की गर्दन में दर्द हो रहा था। उसके दांतों में खिंचाव आ रहा था। लेकिन वो मां की ममता लिए हुए थी। उसे याद था कि आलिया ने उसे कैसे पाला था। आज उसे आलिया का कर्ज चुकाना था। रोशनी बच्चे को घसीटते हुए जंगल की पगडंडी पर चलने लगी। उसे पता था कि गांव ले जाना खतरे से खाली नहीं है। निम्रा फिर कुछ कर सकती है। उसे याद आया कि जंगल के दूसरे छोर पर पहाड़ी के नीचे एक पुराने हकीम बाबा की झोपड़ी है। हकीम शाहवेज बाबा। वो जानवरों से बहुत प्यार करते थे और अक्सर रोशनी को जड़ी बूटियां खिलाते थे। रोशनी ने अपना रुख उस झोपड़ी की तरफ कर दिया। रास्ता पथरीला था। कई बार जमन का कपड़ा झाड़ियों में फंसा। रोशनी ने रुककर उसे छुड़ाया। उसका अपना मुंह छिल गया था, लेकिन वो रुकी नहीं। रात ढल रही थी और सुबह की पहली किरण फूटने वाली थी। रोशनी हांफते हुए बच्चे को लेकर हकीम बाबा की झोपड़ी के बाहर पहुंची। उसकी टांगें अब जवाब दे रही थीं। उसने बच्चे को दरवाजे पर रखा और अपनी पूरी ताकत लगाकर जोर से रंभाने लगी। मैं 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 हकीम बाबा, जो सुबह सुबह उठ चुके थे, आवाज सुनकर बाहर आए। अरे, ये कौन जानवर है सुबह सुबह? उन्होंने देखा कि उनकी झोपड़ी के बाहर एक सफेद बकरी, जिसका मुंह खून से सना है, निढाल होकर बैठी है और उसके पास कपड़ों की गठरी में एक नन्हा बच्चा रो रहा है। बाबा ने जल्दी से बच्चे को उठाया। ये किसका बच्चा है? और तू तू तो आलिया की बकरी रोशनी है ना? रोशनी ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से बाबा को देखा और फिर बेहोश हो गई। थकान ने उसे हरा दिया था। उधर दानिश की हवेली में सूरज की पहली किरण के साथ सन्नाटा टूट चुका था। आलिया की आंख खुली। उसने आदत के मुताबिक अपना हाथ बगल में घुमाया। जमन! हाथ खाली बिस्तर पर पड़ा। आलिया एकदम से उठ बैठी। रजाई हटी हुई थी। पालना खाली था। चमन! वो चिल्लाई। दादी! रोशनी! कमरे में कोई नहीं था। रोशनी भी अपनी जगह से गायब थी। आलिया पागलों की तरह बाहर भागी। मेरा बच्चा! मेरा जमन कहाँ है? उसकी चीख सुनकर दादी उठी। क्या हुआ बेटी? दादी, जमन नहीं है। कोई मेरा बच्चा ले गया। आलिया पछाड़ खाकर जमीन पर गिर पड़ी। शोर सुनकर निम्रा अपने कमरे से निकली। उसने अपनी आंखों को मलते हुए जम्हाई लेते हुए नाटक किया। क्या हुआ? सुबह सुबह क्यों शोर मचा रखा है? आलिया ने निम्रा के पैर पकड़ ली। बाजी, मेरा जमन नहीं मिल रहा। तुमने देखा? तुम तो कह रही थी ख्याल रखोगी। निम्रा ने घबराने का नाटक किया। हैं? बच्चा नहीं है। अभी रात को तो मैंने देखा था, सो रहा था। हाय, कहाँ गया मेरा बच्चा? वो भी झूठे आंसू बहाने लगी। इतने में पड़ोसी जमा हो गए। पूरा गांव इकट्ठा हो गया। हर कोई हैरान था। बच्चा गायब कैसे हो गया? तभी निम्रा ने अपना पासा फेंका। उसने भीड़ के बीच में जोर से कहा, मुझे एक बात खटक रही है। आलिया, तेरी वो बकरी रोशनी कहाँ है? आलिया ने रोते हुए इधर उधर देखा। वो भी नहीं है। निम्रा ने माथे पर हाथ मारा। हाय, मेरा शक सही निकला। मैंने कल रात देखा था। वो बकरी बच्चे को बहुत अजीब तरह से घूर रही थी। जानवरों का क्या भरोसा, कभी कभी वो बच्चों को अपना शिकार समझ लेते हैं। जरूर वो डायन बकरी बच्चे को उठा ले गई है। गांव वालों में खुसर पुसर शुरू हो गई। हाँ यार, वो बकरी बड़ी अजीब थी। हमेशा बच्चे के पास चिपकी रहती थी। हो सकता है जानवर की फितरत बदल गई हो। शायद वो बच्चे को जंगल ले गई हो। आलिया चीख पड़ी। नहीं, मेरी रोशनी ऐसा नहीं कर सकती। वो जमन का ख्याल रखती थी। वो उसे मां की तरह प्यार करती थी। निमरा ने ताना मारा। तो फिर कहाँ है वो? और बच्चा कहाँ है? अगर वो वफादार थी तो बच्चे को बचाती। साथ लेकर क्यों भाग गई? निमरा की बातों में जहर था, लेकिन तर्क ऐसा था कि गांव वाले सोचने पर मजबूर हो गए। आलिया अकेली पड़ गई थी। उसका बच्चा भी गया। उसकी दोस्त रोशनी भी गायब थी और अब उस पर ही उंगलियां उठ रही थीं। दानिश जब शहर से लौटा और उसने घर में कोहराम मचा देखा, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका बेटा जमन गायब हो चुका था और गांव वाले, जो हमेशा आग में घी डालने का काम करते थे, दानिश के कान भर रहे थे। दानिश भाई, हमने तो पहले ही कहा था, जानवरों को इतना सर नहीं चढ़ाना चाहिए। वो बकरी कोई मामूली जानवर नहीं थी। उसकी आंखों में ही शैतानी दिखती थी। जरूर उस जानवर ने बच्चे को जंगल में कहीं मार डाला होगा। दानिश का दिमाग सुन्न हो चुका था। गुस्से और गम ने उसे अंधा कर दिया था। वो सीधा आलिया के पास गया,
जो आंगन में बैठी हुई थी। उसकी आंखों के आंसू सूख चुके थे। दानिश ने आलिया के कंधे पकड़कर उसे झिंझोड़ा। बोल आलिया, कहाँ है मेरा बेटा? तेरी वो लाडली बकरी कहाँ ले गई उसे? आलिया ने खाली आंखों से दानिश को देखा। उसकी आवाज गले में ही घुट गई थी। उसने बड़ी मुश्किल से कहा, मैं नहीं जानती। मैं तो सो रही थी। रोशनी भी गायब है। वो जमन को बहुत प्यार करती थी। वो उसे कुछ नहीं करेगी। तभी निम्रा बीच में कूद पड़ी। उसने अपने चेहरे पर झूठे आंसुओं का लेप लगाया और बोली, अरे दानिश, तुम इसकी सूरत पर मत जाओ। मैंने खुद देखा है। ये बकरी रात दिन बच्चे को घूरती रहती थी। और आलिया आलिया तो बस अपनी बकरी की ही सुनती थी। हो सकता है आलिया को बच्चे से ज्यादा अपनी बकरी प्यारी हो। निम्रा की इस बात ने दानिश के गुस्से को बारूद की तरह भड़का दिया। बस, दानिश दहाड़ा, बहुत हो गया। आलिया, तूने मेरी औलाद की देखभाल नहीं की। तू एक मां कहलाने के लायक नहीं है। जिस औरत की लापरवाही से मेरा बच्चा गया, वो औरत अब इस घर में नहीं रह सकती। आलिया के पैरों तले से जमीन खिसक गई। दानिश, आप ये क्या कह रहे हैं? मगर दानिश ने एक न सुनी। उसने आलिया का हाथ पकड़ा और उसे घसीटते हुए दरवाजे तक ले गया। निकल जा मेरे घर से। आज के बाद अपनी मनहूस शक्ल मुझे मत दिखाना। और अगर मेरा बेटा नहीं मिला तो याद रखना, तेरी जान ले लूंगा। दानिश ने आलिया को घर के बाहर धक्का दे दिया और दरवाजा जोर से बंद कर लिया। उस रात खेतपुर ने एक दिल दहला देने वाला मंजर देखा। आलिया, जो कभी इस घर की इज्जत बनकर डोली में आई थी, आज उसी घर के बाहर धूल में पड़ी रो रही थी। गांव वाले तमाशा देख रहे थे, मगर किसी ने आगे बढ़कर उसे सहारा नहीं दिया। दादी, जो अब बहुत कमजोर हो चुकी थीं, लाठी टेकते हुए आईं और अपनी पोती को उठाकर अपने पुराने घर ले गईं। अगले 4-5 दिन आलिया के लिए किसी बला से कम नहीं थे। वो अपनी दादी के घर के एक अंधेरे कोने में पड़ी रहती। ना कुछ खाती, ना पीती, बस बड़बड़ाती रहती। मेरा जमन, मेरी रोशनी, कहाँ हो तुम दोनों? उसकी हालत देखकर दादी का कलेजा फटता था। दादी उसे समझाती, बेटी, हिम्मत रख, सच्चाई एक दिन जरूर सामने आएगी। मगर आलिया को लग रहा था कि अब सब खत्म हो गया। गांव की औरतें जब दादी के घर के पास से गुजरतीं तो ताने कसतीं, देखो, यही है वो जिसने अपनी बकरी के हाथों अपना बच्चा मरवा दिया। डायन है डायन, तभी तो दानिश ने घर से निकाल दिया। ये बातें आलिया के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतरती थीं। उधर दानिश की हवेली में निम्रा अब बेताज बादशाह बन चुकी थी। आलिया के जाने के बाद निम्रा ने पूरे घर पर कब्जा कर लिया था। दानिश अब पूरी तरह निम्रा के इशारों पर नाच रहा था। निम्रा दानिश के पास बैठती, उसके बाल सहलाती और धीमे से जहर घोलती। दानिश, जो हुआ बहुत बुरा हुआ, मगर देखो, मैंने तो पहले ही कहा था कि वो दूसरी शादी का फैसला गलत था। आलिया को तुमसे नहीं, सिर्फ तुम्हारी दौलत से प्यार था। शायद उसने जानबूझकर बच्चे को गायब करवाया हो, ताकि कल को सारी जायदाद उसके नाम हो जाए। दानिश, जिसका दिमाग काम नहीं कर रहा था, निम्रा की बातों में आता गया। उसे लगने लगा कि शायद निम्रा ही सच कह रही है। शायद आलिया और उसकी बकरी ने मिलकर कोई साजिश रची थी। निम्रा मन ही मन खुश थी। उसका रास्ता साफ हो चुका था। बच्चा मर चुका होगा, आलिया घर से निकल चुकी थी और दानिश अब उसकी मुट्ठी में था। उसे लगा कि उसकी जीत पक्की है। जंगल के उस पार हकीम शाहवेज बाबा की झोपड़ी में रोशनी, वो बहादुर बकरी, पिछले 2 दिनों से बेहोश थी। उसने अपनी जान पर खेलकर जमन को जंगल से निकाला था। हकीम बाबा ने जमन को तो संभाल लिया था। उन्होंने अपनी बकरियों का दूध निकालकर जमन को पिलाया और उसे गर्म कपड़ों में लपेट कर रखा। बच्चा अब बिल्कुल ठीक था और किलकारियां मार रहा था। तीसरे दिन की सुबह रोशनी के बदन में हरकत हुई। उसने अपनी आंखें खोली। सामने हकीम बाबा बैठे जड़ी बूटियां कूट रहे थे। पास ही एक टोकरी में जमन हाथ पैर चला रहा था। जमन को सही सलामत देखकर रोशनी की आंखों में एक चमक आ गई। उसने उठने की कोशिश की, मगर कमजोरी बहुत थी। मैं उसने धीमी आवाज में पुकारा। हकीम बाबा ने पलटकर देखा। वो मुस्कुराए। अरे, तू होश में आ गई, बड़ी हिम्मत वाली है तू। हकीम बाबा ने रोशनी के पास एक कटोरा दूध और कुछ हरी पत्तियां रखीं। रोशनी ने थोड़ा खाया पिया तो उसके बदन में जान आई, लेकिन रोशनी को सुकून नहीं था। वो बाबा का कुर्ता अपने मुंह से पकड़कर खींचने लगी, जैसे कह रही हो, चलो,
हमें गांव जाना है। हकीम बाबा हैरान थे। उसी वक्त हकीम बाबा की झोपड़ी के पास से एक और बुजुर्ग गुजर रहे थे। ये थे निजाकत बाबा। निजाकत बाबा पूरे इलाके में मशहूर थे। लोग कहते थे कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी जंगलों में बिताई है और वो जानवरों और परिंदों की बोली थोड़ी बहुत समझते हैं। हकीम बाबा ने उन्हें आवाज दी, ओ निजाकत भाई, जरा इधर आना। निजाकत बाबा अंदर आए। उन्होंने जमन को देखा तो चौंक गए। अरे शाहवेज, ये यहाँ जंगल में कहाँ से आया? हकीम बाबा ने सारी बात बताई कि कैसे यह बकरी बच्चे को लेकर आई थी। निजाकत बाबा ने रोशनी की तरफ गौर से देखा। रोशनी भी उन्हें देख रही थी। एक पल के लिए दोनों की नजरें मिली। निजाकत बाबा ने महसूस किया कि इस जानवर के अंदर कोई अलग ताकत है। बाबा रोशनी के पास बैठे और उसके सिर पर हाथ फेरा। बेटी, तू क्या कहना चाहती है? उन्होंने बहुत प्यार से पूछा। और तब कुछ ऐसा हुआ जिसने उन दोनों बुजुर्गों के होश उड़ा दिए। रोशनी ने अपना मुंह खोला। पहले तो सिर्फ मैं की आवाज आई, लेकिन फिर उसके गले से एक अजीब सी घरघराहट निकली। हकीम बाबा और निजाकत बाबा ने साफ सुना। रोशनी के गले से टूटे फूटे मगर इंसानी लहजे से मिलते जुलते शब्द निकले। अब अम्मा, ख खतरा, निमरा। हकीम बाबा के हाथ से जड़ी बूटी का दस्ता गिर गया। निजाकत बाबा की आंखें फटी की फटी रह गईं। हकीम बाबा चिल्लाए, क्या मेरे कान बज रहे हैं? या इस बकरी ने अभी निमरा कहा? निजाकत बाबा ने कांपते हाथों से रोशनी को छुआ। उधर गांव में निमरा ने अपना आखिरी पत्ता फेंका। उसने दानिश को भड़काया। दानिश, आलिया अभी भी गांव में अपनी दादी के घर बैठी है। लोग तरह तरह की बातें बना रहे हैं। वो कल को फिर से आकर तुम्हारे घर पर दावा कर सकती है। बेहतर है कि पंचायत बुलाकर उसे हमेशा के लिए गांव से निकाल दिया जाए। तभी इस किस्से का खात्मा होगा। दानिश, जो अब सोचने समझने की शक्ति खो चुका था, मान गया। ठीक है, उसने गुस्से में कहा। कल सुबह पंचायत बैठेगी, पूरा गांव देखेगा उसका अंजाम। शाम तक गांव में ढिंढोरा पिट गया। सुनो, 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 कल सुबह बड़े पीपल के नीचे पंचायत बैठेगी। दानिश की बीवी आलिया का फैसला होगा। यह खबर जब आलिया ने सुनी तो वो बुरी तरह कांप गई। दादी ने उसे गले लगा लिया। डर मत बेटी, दादी ने कहा, मगर उनकी खुद की आंखों में डर था। पंचायत का फैसला पत्थर की लकीर होता था और आलिया के पास कोई सबूत नहीं था। बच्चा गायब था, बकरी गायब थी। रात हुई। यह खेतपुर की सबसे भारी रात थी। आलिया अपनी दादी की गोद में सिर रखकर पूरी रात रोती रही। दादी, मैंने कोई जुर्म नहीं किया। क्या मेरी रोशनी मुझे छोड़कर चली गई? क्या मेरा जमन अब कभी नहीं मिलेगा? दादी के पास कोई जवाब नहीं था। दूसरी तरफ निमरा अपनी जीत का जश्न मना रही थी। सुबह का सूरज निकला। गांव के बीचों बीच पुराने पीपल के पेड़ के नीचे चबूतरे पर दरियां बिछा दी गई थीं। गांव के सरपंच और पंच आकर बैठ चुके थे। पूरा गांव इकट्ठा हो चुका था। मर्दों की भीड़ एक तरफ, औरतों की भीड़ दूसरी तरफ। छतों पर, दीवारों पर, हर जगह लोग ही लोग थे। सबकी जुबान पर एक ही सवाल था, आज क्या होगा? दानिश और निम्रा एक तरफ बैठे थे। दानिश का चेहरा उतरा हुआ था, जबकि निम्रा बैठी थी, मगर उसकी आंखों में एक चमक थी। तभी भीड़ में हलचल हुई। आ गई, मुजरिम आ गई। आलिया अपनी बूढ़ी दादी के सहारे लड़खड़ाते कदमों से पंचायत के बीच पहुंची। उसने फटा पुराना सादा जोड़ा पहना था। बाल बिखरे थे और आंखें सूजी हुई थीं। वो मुजरिमों के कटघरे में खड़ी हो गई। सरपंच ने अपनी पगड़ी संभाली और गूंजती हुई आवाज में कहा, दानिश, तूने पंचायत बुलाई है, अपना इल्जाम बयान कर। दानिश अपनी जगह से खड़ा हुआ। उसने आलिया की तरफ एक नफरत भरी नजर डाली और बोला, पंचों, इस औरत ने मेरा घर बर्बाद कर दिया। इसने और इसकी पालतू बकरी ने मिलकर मेरे बेटे को गायब कर दिया। मैं चाहता हूं कि इसे कड़ी से कड़ी सजा मिले और इसे गांव से हमेशा के लिए निकाल दिया जाए। भीड़ में शोर मच गया। हाँ, हाँ, सजा मिलनी चाहिए। सरपंच ने हाथ उठाया और सबको शांत किया। फिर उसने आलिया की तरफ देखा। आलिया, तुझे अपनी सफाई में कुछ कहना है? आलिया रोते हुए जमीन पर गिर पड़ी। उसने हाथ जोड़ लिए। बाबा, मैं मुजरिम नहीं हूं। मैं अपने बच्चे को अपनी जान से ज्यादा प्यार करती थी। रोशनी मेरी दोस्त थी। वो कभी मेरे बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। मुझे नहीं पता मेरे साथ यह खेल कौन खेल रहा है। मुझे मेरा बच्चा दिला दो। आलिया की चीखें इतनी दर्दनाक थीं कि कुछ लोगों का दिल पसीज गया,
मगर सबूत उसके खिलाफ थे। तभी निम्रा उठी। उसने बड़ी चालाकी से कहा, पंचों, ये मगरमच्छ के आंसू हैं। अगर इसे बच्चे की फिक्र होती तो उस जानवर को सर पर नहीं बैठाती। सच्चाई यही है कि इसने मेरे शौहर की दौलत के लिए यह सब किया है। माहौल आलिया के बिल्कुल खिलाफ हो चुका था। सरपंच और पंच आपस में कानाफूसी करने लगे। ऐसा लग रहा था कि फैसला आलिया के खिलाफ ही जाने वाला है। निम्रा के चेहरे पर जीत की मुस्कान फैल गई। तभी गांव के दरवाजे की तरफ से एक शोर उठा, रुको, फैसला अभी बाकी है। भीड़ ने पलटकर देखा। धूल के गुब्बार के बीच से दो बुजुर्ग चले आ रहे थे, हकीम शाहवेज बाबा और निजाकत बाबा। हकीम बाबा की गोद में कपड़ों में लिपटा कुछ था और उनके ठीक पीछे चली आ रही थी रोशनी। रोशनी को देखते ही भीड़ में भगदड़ मच गई। अरे, ये तो वही बकरी है। ये जिंदा है और बाबा की गोद में क्या है? निमरा ने जब रोशनी को देखा तो उसके चेहरे से खून ही गायब हो गया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। यह यह जिंदा कैसे है? और वो बच्चा? उसके गले से आवाज नहीं निकल पा रही थी। हकीम बाबा सीधे पंचायत के बीचों बीच पहुंचे। उन्होंने अपनी गोद से कपड़ा हटाया। वहां नन्हा अजमन अंगड़ाई ले रहा था। अजमन! दानिश चीख पड़ा। वो दौड़ने ही वाला था कि निजाकत बाबा ने उसे हाथ के इशारे से रोक दिया। रुक जाओ दानिश! निजाकत बाबा की आवाज में बिजली जैसी कड़क थी। अपने बेटे को छूने से पहले यह जान लो कि इसका असली कातिल कौन था और इसका दोस्त कौन। पूरा सन्नाटा छा गया। सुई गिरने की भी आवाज सुनी जा सकती थी। रोशनी धीरे धीरे आगे बढ़ी। वो आलिया के पास गई और अपना सिर उसकी गोद में रखने लगी। आलिया ने रोते हुए उसे गले लगा लिया। रोशनी, मेरी रोशनी! निजाकत बाबा ने भीड़ की तरफ देखा और कहा, तुम सब इस बेजुबान पर और इस बेटी पर इल्जाम लगा रहे थे। आज ये बेजुबान बताएगी कि उस काली रात को क्या हुआ था। लोग हैरान थे। बकरी कैसे बताएगी? निजाकत बाबा ने रोशनी के सिर पर हाथ रखा और कहा, बोल बेटी, आज इस भरी पंचायत में सच बोल। रोशनी ने अपना मुंह ऊपर उठाया। उसने सीधे निम्रा की आंखों में देखा। निम्रा कांपने लगी। वो अपनी जगह से उठकर भागना चाहती थी, मगर भाग नहीं सकती थी। रोशनी ने एक गहरी सांस ली। उसका गला फूला और फिर सन्नाटे को चीरती हुई एक आवाज गूंजी, गर्र। आह, आह। फिर जैसे किसी ने रेडियो का ट्यून सेट कर दिया हो, एक साफ मगर भारी और दर्द भरी आवाज गूंजी, ने निमरा ने चुराया। ये सुनते ही भीड़ में जैसे बिजली गिर गई। लोग एक दूसरे से चिपट गए। ये बकरी बोली, सुना तुमने? इसने निमरा का नाम लिया। औरतों ने डर के मारे अपने दुपट्टे से मुंह ढक लिए। दानिश की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। निम्रा, जो अब तक डरी हुई थी, अचानक चीख पड़ी। उसने माहौल को बदलने की कोशिश की। ये जादू है, ये डायन है। आलिया ने इस जानवर पर जादू किया है ताकि ये मेरे खिलाफ बोले। तुम लोग एक जानवर की बात मानोगे या एक इंसान की? निम्रा पागलों की तरह चिल्लाने लगी, ये सब झूठ है, ये बकरी शैतान है। सरपंच भी घबरा गए थे। उन्होंने निजाकत बाबा से कहा, बाबा, ये क्या हो रहा है? जानवर कैसे बोल सकता है? कहीं निम्रा सच तो नहीं कह रही? कहीं यह कोई साया तो नहीं? निजाकत बाबा ने हाथ उठाकर सबको शांत किया। मूर्खो! बाबा की आवाज कड़क थी। यह जादू नहीं, एक बेजुबान की वफादारी है। इसके बाद हकीम शाहवेज बाबा आगे आए। उन्होंने अपनी थैली में से एक छोटा सा कपड़ा निकाला। यह जमन का वही कपड़ा था जो मिट्टी और सूखे पत्तों से सना हुआ था। पंचों! हकीम बाबा ने कपड़ा ऊपर उठाकर दिखाया। ये देखो, ये वो कपड़ा है जिसमें बच्चा लिपटा हुआ था। इसमें जंगल की मिट्टी है। और यह देखो, बाबा ने जमन की पीठ दिखाई। वहां खरोंच के निशान थे। यह खरोंच तब आई जब रोशनी इसे गड्ढे से निकाल रही थी। अगर यह बकरी वहां नहीं होती तो आज दानिश का बेटा जिंदा नहीं होता। निम्रा ने उसे जिंदा दबा दिया था। सबूत सामने थे, गवाह सामने था। दानिश का जिस्म कांपने लगा। वो धीरे धीरे मुड़ा और निम्रा की तरफ देखा। उसकी आंखों में अब तक का सबसे खौफनाक गुस्सा था। निम्रा! दानिश की आवाज बहुत धीमी थी, मगर उसमें बर्फ जैसी ठंडक थी। क्या यह सच है? निम्रा अब भी हार मानने को तैयार नहीं थी। वो जानती थी कि अगर उसने मान लिया तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। नहीं दानिश, मेरा यकीन करो, ये सब मिले हुए हैं। ये बाबा, ये आलिया, ये बकरी, सब मुझे फंसा रहे हैं। तभी रोशनी, जो अब तक शांत बैठी थी,
एकदम से उछली। उसने तेजी से निम्मरा पर छलांग लगाई। निम्मरा संभल नहीं पाई और जमीन पर गिर पड़ी। रोशनी ने अपने अगले पंजे निम्मरा के सीने पर रख दिए और उसके चेहरे के बिल्कुल पास जाकर अपनी पूरी ताकत से दहाड़ी, जैसे शेर दहाड़ता है वैसी ही भारी आवाज बकरी के गले से निकली। रोशनी की आंखों में देखकर निम्मरा का हौसला टूट गया। उसे लगा कि यह जानवर अब उसे मार डालेगा। बचाओ, हटाओ इसे, निम्मरा चीखी। हाँ, हाँ, मैंने किया सब। पूरी पंचायत सन्न रह गई। निम्रा रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए बोलने लगी। हाँ, मैंने जमन को चुराया था। मुझे नफरत थी उससे। मुझे नफरत थी आलिया से। दानिश सिर्फ उसका हो गया था। मुझे जलन हो रही थी। मैं चाहती थी कि दानिश की गोद हमेशा सूनी रहे ताकि वो मेरी फिक्र करे। मैंने ही बच्चे को जंगल में गाड़ा था। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। निम्मरा का यह कबूलनामा सुनते ही भीड़ बेकाबू हो गई। मारो इसे, डायन है ये, पत्थर मारो इसे। गांव की औरतें जो अब तक आलिया को कोस रही थीं, अब निम्मारा को मारने के लिए दौड़ पड़ी। मर्द भी गुस्से में आगे बढ़े। रुक जाओ, सरपंच ने जोर से चिल्लाया। भीड़ रुक गई, मगर उनका गुस्सा उबाल मार रहा था। सरपंच ने दानिश की तरफ देखा। दानिश, मुजरिम तुम्हारी बीवी है। तुम बताओ, इसके साथ क्या करना चाहिए? दानिश आगे बढ़ा। उसने निम्मरा को जमीन से उठाया। निम्मरा को लगा शायद दानिश उसे बचा लेगा। वो उसकी तरफ देखने लगी, मगर अगले ही पल दानिश ने एक जोरदार तमाचा निम्मरा के गाल पर मारा। तमाचे की गूंज पूरे मैदान में सुनाई दी। निम्मरा फिर से धूल में जा गिरी। दानिश की आंखों से आंसू बह रहे थे। तू औरत के नाम पर कलंक है निम्मरा। तूने मेरे भरोसे का खून किया है। अगर आज यह बेजुबान जानवर नहीं होता तो मैं अपने ही बेटे के मरने का गम मना रहा होता और अपनी प्यारी बीवी को घर से निकाल चुका होता। दानिश ने हाथ जोड़कर पंचायत की तरफ देखा। सरपंच जी, मैं इसे अपने हाथों से मारकर जुर्म का भागीदार नहीं बनना चाहता। इसका फैसला आप करें, मगर अब यह मेरे घर की दहलीज नहीं लांघ सकती। सरपंच ने आपस में सलाह की और फिर फैसला सुनाया। निम्रा का जुर्म माफी के लायक नहीं है। इसने एक जान लेने की कोशिश की और एक रिश्ते को बदनाम किया। खेतपुर पंचायत का फैसला है कि निम्रा का मुंह काला करके गधे पर बिठाकर पूरे गांव में घुमाया जाए और फिर इसे हमेशा के लिए गांव की सरहद से बाहर निकाल दिया जाए। आज के बाद अगर यह खेतपुर की जमीन पर दिखी तो इसकी जिम्मेदार यह खुद होगी। निम्रा चिल्लाती रही, माफी मांगती रही, मगर किसी ने उसकी एक न सुनी। उसकी चीखें धीरे धीरे दूर होती गईं और फिर खामोशी छा गई। अब मैदान में सिर्फ आलिया, दानिश, रोशनी और जमन रह गए थे। दानिश धीरे धीरे आलिया के पास गया। वो अपनी नजरें नहीं उठा पा रहा था। शर्मिंदगी के मारे उसका सिर लटका हुआ था। वो आलिया के पैरों में गिर पड़ा। आलिया, मुझे माफ कर दे। मैं अंधा हो गया था। मैंने तुझ पर शक किया, तुझे घर से निकाला। तू चाहे तो मुझे ठुकरा दे, मैं इसी लायक हूं। दानिश फूट फूट कर रोने लगा। आलिया, जिसका दिल मोम जैसा था, वो अपने शौहर को ऐसे रोते हुए नहीं देख सकी। उसने जमन को एक हाथ में संभाला और दूसरे हाथ से दानिश को उठाया। उठिए, आप मेरे शौहर हैं। इंसान से गलती हो जाती है। निम्रा ने जाल ही ऐसा बुना था कि कोई भी फंस जाता। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। दानिश ने आलिया को गले लगा लिया। फिर वो मुड़ा और रोशनी के पास गया। रोशनी अब शांत खड़ी थी। दानिश ने रोशनी के सिर को चूमा। रोशनी, आज तक मैं तुझे सिर्फ एक जानवर समझता था, मगर आज तूने साबित कर दिया कि वफादारी और मोहब्बत की कोई जात नहीं होती। तू मेरी बेटी है। आज से इस घर में तेरा दर्जा वही होगा जो जमन का है। उस दिन के बाद खेतपुर गांव की फिजा बदल गई। दानिश, आलिया और जमन फिर से अपने घर में रहने लगे। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।